हाँ भाई, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। इसलिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने से डरते हैं और इसको स्किप कर देते हैं। बट यहां से हर साल आपके एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी से ना तो डरना है और ना ही स्किप करना है, बल्कि लेक्चर्स को अच्छे से समझना है और बाद में अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सके। अब देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मोस्टली बेसिक कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं। इसके अलावा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, यूजेज हैं, वो अच्छे से डिटेल में इस लेक्चर में हम समझेंगे। और इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट पहले ही हम पढ़ चुके हैं उनको भी एक बार रिवाइज करेंगे। तो ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो इसमें ना स्टार्टिंग में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दिया है, ये ऑलरेडी पहले ही आप पढ़ चुके हैं। और इसमें से ग्रुप 13 और 14 एलिमेंट्स डिटेल में हम क्लास 11 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख चुके हैं। तो आज सीधा डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स है भाई? सबसे फर्स्ट है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि नॉन मेटल्स है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड्स है। बिस्मथ और मोस्कोवियम ये क्या है? मेटल्स है। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो अकरेंस। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करेंगे। भाई नाइट्रोजन क्या है? भाई एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैस है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 78% बाई वॉल्यूम। इसके अलावा नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। सोडियम नाइट्रेट को हम चिले साल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर भी कहते हैं। और नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोटीन्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ फास्फोरस पे। भाई फास्फोरस मेनली कहां पाया जाता है? एपेटाइट फैमिली के मिनरल्स में पाया जाता है, जिसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार आप इस फॉर्मूले को पढ़ लेंगे। तो देखो यहां पे एक्चुअल में क्या लिखा है भाई, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अब देखो उसने लिखा है यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। एक्चुअल में क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल है, डॉट CaX2। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे X क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। जैसे एग्जांपल के लिए इसने दिया फ्लोरो एपेटाइट, तो उसमें क्या है? यहाँ पे X क्या है? फ्लोरीन है। समझ आया कि नहीं? आप बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? और इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन कहाँ एग्जिस्ट करता है भाई? प्रोटीन एनिमल्स में भी पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है। ठीक, लिविंग सेल्स में भी होता है, जैसे बोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, ये मेनली सल्फाइड मिनरल्स में पाया जाता है। और मोस्कोवियम क्या है? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 115। ये पुरानी एनसीईआरटी में शायद अलग से नहीं गिवन है, तो ये एक बार आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका एटॉमिक नंबर है 115, और इससे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार लिख के देख लेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपको बोल देगा भाई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 115, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? अगर डायरेक्ट आपको याद है ये था तो लिख देंगे, और नहीं भी याद है तो हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहां पे आपको टेबल गिवन है। देखो भाई, टेबल में जो भी डेटा है ऑलरेडी पहले से ही आपको पता है, तो इसको रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। और आयनेशन एनर्जी क्या होगा? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। और कोवलेंट रेडियाई जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको डाउट आ सकता है आयनिक रेडियाई। देखो यहां से ये तो इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। भाई यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट 3 जो गिवन है ना, ये आपकी एनायनिक रेडियाई है, यानी ये नाइट्राइड आयन की है, ये फॉस्फाइड आयन की है, ये आर्सेनिक के आयन की है। ठीक, तो और ये जो है ये कैटायंस की रेडियाई है। ठीक, तो इसकी टेंशन मत लेना, कहीं सोचोगी सर यहाँ पे इतना डिफरेंस कैसे आ गया आयनिक रेडियाई में। ठीक, तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको टेबल में कुछ भी याद नहीं करना। देखो भाई, टेबल तो आपको एक भी याद नहीं करनी। जैसा मैं एनसीईआरटी में आपको टेबल से ये सिखा रहा हूं, ऑर्डर लिखना सिखा रहा हूं, ऑर्डर में आपको समझा रहा हूं, आपको ओनली ऑर्डर आने चाहिए, वैल्यू आप एक भी याद नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन पे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट सीधा आगे आ जाओ भाई।
नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, एटॉमिक रेडियाई का हो गया। आयनेशन एंथैल्पी, वही आयनेशन एंथैल्पी के बारे में आपको पता, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। बट यहां पे लिखा गया है जो आपके नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है उनके बाद जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स आते हैं उनसे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें क्या है, बोलो भाई, NH2NP3 हाफ फील्ड सबसेल है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। और नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की रिस्पेक्ट एक सेम पीरियड में क्या होगा भाई, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट से आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो बता डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। फिर इसके बाद आ गया फिजिकल स्टेट। भाई फिजिकल स्टेट देखो, मेटालिक कैरेक्टर की बात यहां पे की गई, जैसे सबसे पहले बताया गया डाइनाइट्रोजन क्या है, गैस है, N2 तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी अदर क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड है, बिस्मथ क्या है, मेटल है। ठीक, क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। फिर इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सीधा अब आ जाओ। अच्छा, इसमें लिखा है एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। देखो भाई, जैसे फास्फोरस है, किसमें एग्जिस्ट करता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तो ये आगे हम पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताया गया है। देखो भाई, जो आपके नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स है इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP3। ठीक, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो क्या होगा भाई, इन पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +5। बट यहां पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन के वैलेंस सेल में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, NH2NP6, यानी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेंगे, -3। तो इनकी जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 टू +5, और इसमें ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है, सारी शो करेगा। ठीक, नाइट्रोजन -3 भी शो करता है, -2 भी, -1 भी, 0 भी, +1 भी, +2 भी, +3 भी, +4 भी, +5 भी। ठीक, अच्छा एक बात यहां पे बता दूं, जैसे एक होता है आपका हाइड्रोजोइक एसिड N3H, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन की X कंसीडर कर लो और हाइड्रोजन की कितनी, +1, ओवरऑल कितनी होगी 0, तो X कितना आएगा, -1/3। तो इसमें नाइट्रोजन की कितनी होती है, -1/3। ठीक है भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो। यहां पे लिखा स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे आपका रिवीजन हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, जैसे यहां पे in case of nitrogen all the oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in the acid solution। यानी नाइट्रोजन के केस में भाई जो आपके +1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स है वो क्या होंगे भाई, एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, यानी उनका रिडक्शन भी होगा एक ही रिएक्शन में और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होगा। तो जैसे यहां पे देखो, यहां पे HNO2 में नाइट्रोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो HNO2 किस में जा रहा है, HNO3 में और NO में। यहां पे ये गया +5 में और यहां गया +2 में, +2 में गया तो रिडक्शन हुआ और +5 में गया तो क्या हुआ, बोलो भाई, ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, ये आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। फिर इसके बाद देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 सिंस ओनली 4 1s and 3p ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। भाई नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक, क्योंकि इसके पास क्या है, वैलेंस शेल में ओनली 4 ऑर्बिटल है, यानी एक 2s का और 3p ऑर्बिटल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, द हेवियर एलिमेंट्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल इन आउटर मोस्ट शेल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग एंड हेंस एक्सपांड देयर कोवेलेंस एज p इन pF6। भाई अब फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इनके पास क्या होता है भाई, वैकेंट d ऑर्बिटल भी होते हैं, इसलिए ये 4 से ज्यादा कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। जैसे फास्फोरस pF6 माइनस में कितनी शो कर रहा है, 6 शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ये तो आपको पता ही है भाई, जो भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है,
सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में क्या है भाई, उनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और उनका आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है, चार्ज बाय रेडियस रेशो ज्यादा होता है और सबसे खास बात उनके पास ओनली 2s और 2p सबसेल है, उनके पास डी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते। तो इसलिए ये बाकी के इनके जो ग्रुप के एलिमेंट्स है उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे ही नाइट्रोजन भी करेगा। नाइट्रोजन की सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है भाई, नाइट्रोजन क्या करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी खुद के साथ भी बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बनाएगा, बट अदर एलिमेंट फॉर्म नहीं करते। जैसे यहाँ पे ना आप ये नहीं देखेंगे कि फास्फोरस के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा 3p पाई और 3p पाई, क्योंकि इसमें क्या है भाई, वैलेंस शेल क्या है 3s2 3p1, ठीक, तो 3p3, तो यहाँ पे अगर आप पेयरिंग कराएंगे तो 3p सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेंगे, तो क्या होगा भाई, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक, 3p की ओवरलैपिंग से, फिर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे, 3p ओवरलैप से, तो 3p पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम होती है, ये बिल्कुल अनस्टेबल होता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। और फास्फोरस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अदर्स में भी नहीं करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो, इसके अलावा जो यहाँ पे ये फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। समझ आया कि नहीं यार? तो सिंगल बॉन्ड ये बहुत ही बढ़िया बनाते हैं, बल्कि इनका जैसे फास्फोरस के केस में अगर हम बात करें, फास्फोरस के केस में तो भाई नाइट्रोजन से भी स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड होता है। क्यों होता है? देखो, अगर आप आगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे ना, यहां पे ये मिल जाएगा, नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाई इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओविंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। समझ आया भाई? यहां पे ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड की एनर्जी, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है वो क्या होगा, फास्फोरस के सिंगल बॉन्ड से कम होगी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे भाई नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर और इसके लोन पेयर में रिपल्सन आपस में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वैसे तो आप ये बोलते हैं कि सर 2p ओवरलैप है, छोटे छोटे ऑर्बिटल है, बहुत बढ़िया से ओवरलैप करेंगे, 3p का ओवरलैप इतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए nn सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बात तो सही है, बट साथ में क्या आ रहा है, लोन पेयर रिपल्सन भी आ रहा है। समझ आ गया नहीं आप? जैसे हमने देखा था भाई, कार्बन फैमिली में तो क्या है, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की, फिर उसके बाद जर्मेनियम की, फिर उसके बाद टिन की, ये ऑर्डर हमने देखा था। बट नाइट्रोजन फैमिली के केस में क्या होगा भाई, यहां पे फास्फोरस आगे आ जाएगा, नाइट्रोजन पीछे चला जाएगा, ऐसा होता है। इस रीजन क्या है, ड्यू टू, बोलो भाई, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, लोन पेयर रिपल्सन इज मोर, ठीक। इसमें कम होगा लोन पेयर रिपल्सन, है तो उसके पास भी, बट इसमें क्या है, साइज ज्यादा होता है। तो आप ये ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं, ये कैटिनेशन का ऑर्डर है। इसके अलावा अगर आप आगे बात करेंगे, जैसे ऑक्सीजन फैमिली में तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। उसमें क्या है, ये सल्फर, फिर सिलेनियम से भी पीछे चला जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो कैटिनेशन का, इसको कैटिनेशन का ऑर्डर बोलते हैं, ये कैटिनेशन का ऑर्डर है तीनों फैमिली का, ठीक। यहां पे ये टेलरियम इसके बाद आएगा। तो इसमें क्या है, कार्बन फैमिली में तो सिंपल आ गया, डाउन द ग्रुप कैटिनेशन डिक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन फैमिली में क्या है, नाइट्रोजन एक स्टेप पीछे चला गया, और ऑक्सीजन फैमिली में और ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से ऑक्सीजन 2 स्टेप पीछे चला गया। तो ये कैटिनेशन के ऑर्डर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। बट डायरेक्ट एनसीईआरटी में ऑर्डर नहीं गिवन है, एनसीईआरटी में ओनली कार्बन फैमिली का गिवन है, ये तो आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक। बाकी आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि जो नाइट्रोजन बॉन्ड के बारे में बात की गई है कि नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो पीपी सिंगल बॉन्ड से वीक क्यों है, बिकॉज भाई नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है और वहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा भाई जो जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या कर सकता है भाई, डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जो इसके हैवियर एलिमेंट्स है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, जो डाउन द ग्रुप हैवियर एलिमेंट्स है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाएंगे, बट नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। अरे भाई, नाइट्रोजन के पास जब डी ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं तो वो डी पाई पी पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा? समझ आएगा नहीं भाई? फास्फोरस के पास तो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, क्या करेगा, फास्फोरस का कॉन्फिगरेशन 3s2 3p 3, एक सेकंड, ये है 3s2 3p 3, फिर इसके बाद इसके पास वैकेंट भी है। यहां पे ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे 3s का, इसको एक्साइट करेगा यहाँ पे डी में, तो डी में गया इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इसके साथ पाई बॉन्ड भी बना लेगा, जैसे ये हो गया फोस्फेट आयन में होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 4 तो सिग्मा बन गए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, ठीक, एक पाई बनेगा, तो यहाँ पे ये क्या है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड, ठीक। डी ऑर्बिटल किसका,
फास्फोरस का और p ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का। समझ आया कि नहीं यार? तो ये आपका d पाई p पाई बॉन्ड है। बट नाइट्रोजन में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, सो वो क्या करेगा, d पाई p पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई, हाइड्राइड बनाएगा। अब यहां पे जो आपको नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड की जो टेबल गिवन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो अब देखो सबसे पहले या तो आप एक काम कर लो, टेबल पढ़ लो या यहां से पढ़ लो, बात एक ही है, बाकी सब जगह ऑर्डर की बात की गई है। ठीक, सबसे पहले लिखा था हाइड्राइड शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टी, द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BH3 व्हिच कैन बी observed from their bond dissociation enthalpy, consequently the reducing character of the hydride increase। यानी ये बोल रहा है कि NH3 जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी, NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, उससे कम PH3 की, उससे कम ASH3 की, उससे कम SBH3, उससे कम BIH3। यानी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हाइड्राइड्स के MH बॉन्ड गई बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NH बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा। डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। और इस बॉन्ड स्ट्रेंथ के डिक्रीज होने के कारण ही यही इनका क्या आता है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है। ठीक, समझ आ गया। और जो रिड्यूसिंग करैक्टर आपका होता है वो थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कभी भी हाइड्राइड के केस में, आप हाइड्राइड हो या ऑक्सो एसिड हो, तो कभी भी आपसे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग करैक्टर की बात की जाए, चाहे ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है, ठीक, या आपका रिड्यूसिंग करैक्टर है, दोनों ही क्या होते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। ये समझ में आया? अब इसमें देखो क्या होगा भाई, रिड्यूसिंग करैक्टर का ऑर्डर ये आ जाएगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा, जैसा आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है। ठीक, अब मान लो आपको ये याद ना आए कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यार क्या था, बार बार भूल रहे हैं। आपको मैंने वहां पे सिखाया था, पहले सिखाया था इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, कि अगर आपका एनायन जो है वो मोनो एटॉमिक है, जैसे भाई यहां पे क्या है, हाइड्राइड एनायन है, क्या मोनो एटॉमिक है, तो इसका साइज होता है स्मॉल, तो डाउन द ग्रुप क्या होगा भाई, आपके कैटायन का साइज इंक्रीज होगा। इसलिए क्या होगा, कैटायन और एनायन का जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो यही ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, रिड्यूसिंग करैक्टर का ऑर्डर, उसका उल्टा हो जाएगा। मान लो आप थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भूल जाओ, आपको ओनली रिड्यूसिंग करैक्टर का बताना है, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होगा, MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जिससे बॉन्ड एनर्जी कम होगी और इजिली ये बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्राइड आयन बनेगा जो कि इजिली रिड्यूस कर देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करैक्टर किसका हो जाएगा भाई, बिस्मथ के हाइड्राइड का हो जाएगा। तो सब तरह से मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया। अब ऑक्सीजन फैमिली में क्या चलेगा, ऑक्सीजन फैमिली में सीधा ये बताऊंगा, देखो ये ऑर्डर आएगा, हमने नाइट्रोजन फैमिली में सीखा था। ठीक, फिर इसके बाद यहां जाओ, बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज इन द ऑर्डर। भाई बेसिसिटी का ये ऑर्डर आएगा, ऐसा क्यों आता है ये वाला ऑर्डर, क्योंकि देखो भाई यहां पे हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एटम के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, PS3 के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, लुईस बेस का काम करेंगे। अब कौन सा बढ़िया लुईस बेस होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होगी, जिसका सेंट्रल एटम का साइज छोटा होगा। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो NH3 का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा भी है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, NH3 एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। अच्छा, इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर दी, बिकॉज ऑफ दिस इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ PS3। यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा भाई, NH3 का PS3 से ज्यादा होता है। रीजन क्या है, बिकॉज NH3 में क्या हो रही है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैं आपको है ना बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो पहले ही सिखा चुका हूं कि PS3 का सबसे कम होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है भाई, क्योंकि क्या होगा, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होंगे, वंडरवाल फोर्स अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो यहां पे आपने देखा भाई, जो आपके ऑक्सीजन फैमिली है और हैलोजन फैमिली है, उनके हाइड्राइड के केस में तो H2O और HF में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट नाइट्रोजन फैमिली के केस में नाइट्रोजन कहां है, बीच में आ जाएगा। ठीक, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? ये मैं आपको सिखा चुका हूं, इसमें कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, बट इसका एक्सेप्शनली इन दोनों से ज्यादा है। क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा कि नहीं? तो यहां पे आ जाएगा ये। कोई डाउट है क्या? ये ऑर्डर पहले भी आप सीख चुके हैं। अब एग्जामिनर ने एक बार क्या किया भाई, ये वैल्यूज लिख दी, लिस्ट 1 बनाई, ठीक, उसमें आपको NH3 PH3 ऐसे लिख दिया, लिस्ट 2 में आपकी वैल्यूज लिख दी और बोल दिया मैच द कॉलम है। तो क्या आप इस मैच द कॉलम को सोल्व नहीं कर सकते? क्योंकि ऑर्डर पता है ना भाई आपको, वैल्यूज नहीं रटना, वैल्यूज नहीं रटना, मैं साथ में ऑर्डर बता रहा हूं, ऑर्डर ध्यान रखना है, ठीक। रीजन आपको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का याद करने की कोई जरूरत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम हो रहा है, सबसे ज्यादा इससे भी और इससे भी। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद भाई यहां पे NH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। और बॉन्ड एंगल की अगर बात करो भाई, हमारे यहां पे जो NH3 है, PH3 है, इनमें क्या है? सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। तो क्या करेंगे? एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज, क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख चुके हैं। तो ये देखो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ठीक। समझ आया कि नहीं? और वैसे ये बोला जाता है भाई, जैसे BIS3 की अगर बात करेंगे, इसमें तो एंगल ऑलमोस्ट है ना 90 हो जाता है इनका। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते भाई। बिस्मथ के प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और p ऑर्बिटल आपको पता है px py pz 90 पे होते हैं। तो इसलिए उनका बॉन्ड एंगल जो आता है ऑलमोस्ट 90 आता है, ठीक। समझ आया कि नहीं? तो ऐसा भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बात हो गई, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये ऑर्डर आ रहा है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड लेंथ का, ठीक। अब इसके अलावा यहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों रटना है भाई? क्योंकि देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो कहां ज्यादा रिलीज होगी, जहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बन रहा होगा वहीं तो सबसे ज्यादा रिलीज होगी। तो इस केस में रिलीज होगी, बाकी में एब्जॉर्ब हो रही है। तो जिसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उसका बॉन्ड सबसे वीक होगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने में एनर्जी देनी पड़ रही है भाई। अगर एनर्जी आपने दे दी, सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, उसके बोलो भाई फिर क्या हो जाएगा? तो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन तो एब्जॉर्ब ही हो गया। एनर्जी आपने सिस्टम में दी तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कोई डाउट है क्या? समझ आया कि नहीं? तो फिर इसके बाद देखो, इसलिए स्टेबिलिटी में सबसे कम किसका था? BIS3 का। तो ये पूरी टेबल हो गई। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पूरा रिवीजन भी आपका हो गया, ठीक। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं रिवाइज कराता चलूंगा, क्योंकि मुझे पता जो पहले आपने पढ़ा वो भी रिवाइज कराना जरूरी है। और इतनी बार रिवाइज करा दूंगा एग्जाम में आपको ना देखते ही याद आ जाएगा, हाँ यार ये तो सर ने पहले ही बता दिया था। बस आप ना इन लेक्चर को ना ऐसे मूवी देखते ना, मूवी बैठ के मूवी की तरह देखते रहा करो। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, कोई पॉइंट आप बार बार भूल रहे हैं, ओनली वो लिख लिया करो। वो भी NCERT में साइड में लिख लो, या एक अलग कॉपी रख लो जहां पे आप लिख के बाद में रिवाइज कर सको। बस टेंशन मत लो, बस देखते रहो लेक्चर आराम से बैठे बैठे, ठीक। नेक्स्ट देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कैसे ऑक्साइड बनाएंगे? E2O3 टाइप और E2O5 टाइप, ठीक। जैसे N2O3 है, N2O5 है, ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब देखो, जो ऑक्साइड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यहां पे हो गया भाई आपका N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर यह आएगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कर लेंगे भाई, समझ आ गया पक्का? अब इसके बाद जैसे यहां पे अगर आपसे बात की जाए, N2O5 है और P2O5 है, AS2O5 है, ऐसे ही सारे ऑक्साइड बन रहे हैं, पेंटा ऑक्साइड बन रहे हैं, ठीक। इनकी अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो ये आएगा, क्योंकि जब सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आप बोलते हैं एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? पेंटा ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट, द टाइप ऑफ E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर प्योरली एसिडिक। हाँ देखो, ये भी लिखा है, ये तो प्योरली दोनों क्या है? एसिडिक होते हैं। यानी देखो मैं बोल रहा हूं ना, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। ये N2O3 P2O3 की बात कर रहा है, और ओनली ये ट्राई ऑक्साइड की बात कर रहा है, AS2O3 और एंटीमनी Sb2O3 और Bi2O3, ठीक। तो ये दोनों तो क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं, ठीक। और ये दोनों क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक होते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। और ये एम्फोटेरिक होंगे, नीचे वाला तो क्या होगा भाई? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, यानी वो क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है। बेसिक क्यों हुआ? क्योंकि बिस्मथ क्या है? मेटल है। मेटल कैसा ऑक्साइड बनाएगी? जनरली बेसिक बनाती है। मेटलॉइड कैसा बना रही है? एम्फोटेरिक बना रही है।
नॉन मेटल कैसा बना रही है, एसिडिक बना रही है। ठीक, फिर इसके बाद आ जाओ, मजा आ रहा ना पढ़ने में, देखो एक एक चीज अच्छे से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजन के केस में क्या होता है भाई, जो नाइट्रोजन, ये क्या करेंगे, एक तो ट्राई हैलाइड बनाते हैं और एक पेंटाहेलाइड। ठीक, जैसे आपका ये हो गया भाई PCl3 है, PCl5 ऐसे। ठीक, बट नाइट्रोजन के केस में ध्यान से सुनना मेरी बात, नाइट्रोजन के केस में ओनली NF3 ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट करता है, बाकी के नहीं करेंगे। बाकी NH3 हैलाइड, NCl3, NBr3, Ni3 वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है भाई, नाइट्रोजन में स्मॉल साइज है। ठीक, अगर इसका स्मॉल साइज होगा तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का लार्ज साइज होने की वजह से यहां पे इनकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनका जो बॉन्ड है वो स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा और NCl3, NBr3, Ni3 एग्जिस्ट नहीं करते। जबकि NF3 में क्या है, यहां पे तो भाई 2p2p ओवरलैप है, दोनों का साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो बढ़िया ओवरलैपिंग होगी तो आराम से एग्जिस्ट करेगा। एक तो हो गया ये कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दूसरा आता है भाई, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नाइट्रोजन के नहीं करते। जैसे NF5 एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, ओनली 2s और 2p सब सेल है, इसलिए मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं आया, तो इसलिए वो पेंटा ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो यही बातें इन्होंने समझाई है, भले ही पढ़ लो, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, यही मैंने बताया है। पेंटाहेलाइड आर मोर कोवलेंट देन ट्राईहेलाइड, सबको पता है यार। आपसे पूछा जाए PCl5 और PCl3 में ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, भाई ये वाला होगा, क्योंकि इस पे क्या है, +5 चार्ज, ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो फेजान रूल के अकॉर्डिंग ज्यादा कोवलेंट होगा। ठीक, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट पेंटाहेलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल इन केस ऑफ ट्राईहेलाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बता दिया, वो उसका कोवलेंट का रीजन दे रहा है। सिंस एलिमेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट will have more polarizing power than in +3 oxidation state, the covalent character of the bond is more in pentahalide। फिर वही बात बोल रहा है यार, ठीक, कोवलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं समझा चुका आपको। all the trihalide of these elements exist, all the trihalide of these elements except those of nitrogen are stable, in case of nitrogen only NF3 is known to be stable। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद ये लिख रखा है, ये जो ट्राईहेलाइड होते हैं उनमें BiF3 को छोड़ के सारे कोवलेंट होते हैं, बट BiF3 क्या है, ये आयोनिक है। ठीक, BiF3 आयोनिक क्यों है, क्योंकि भाई BiF3 आयोनिक इसलिए है, यहां पे बिस्मथ क्या है, मेटल है, और फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ आया कि नहीं आ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, भाई ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कैल्शियम नाइट्राइड बनाएगा, ठीक, कैल्शियम फोस्फाइड बनता है, इसके अलावा सोडियम आर्सेनाइड बनता है, जिंक एंटीमोनाइड बनता है, और आपका मैग्नीशियम बिस्मथाइड बनता है। ठीक, तो ये क्या बनाएंगे भाई, मेटल के साथ कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट देखो इसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई, क्वेश्चंस पे आ जाओ। दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटालाइड, गिव रीजन। मैंने बता दिया यार, उसके पास ओनली 2s 2p ऑर्बिटल है, मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, इसलिए वो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, तो पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। PS3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 बिकॉज NH3 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकता है, बट आप पहले पढ़ चुके हैं तो बार बार इसको इंपॉर्टेंट टिक करने की या हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। Why are pentahalides of phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are more covalent than their ट्राईहेलाइड्स? अरे भाई क्योंकि उनके पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या होगा, वो पोलराइज ज्यादा करेंगे, पोलराइजेशन ज्यादा करेंगे एनायन का, तो ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट देखो, why is BS3 the strongest reducing agent among all the हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स? क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। एक तो हो गया रीजन ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी के। दूसरा रीजन क्या है भाई, डाउन द ग्रुप MH बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा, और इजिली वो H- आयन देगा, जो क्या करेगा, बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप डाई नाइट्रोजन पे। डाई नाइट्रोजन में फर्स्ट है प्रिपरेशन। तो देखो भाई, प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है।
इसमें फर्स्ट है लेबोरेटरी मेथड। देखो भाई क्या करते हैं, जब अमोनियम क्लोराइड को जब हम सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, N2 गैस ऑब्टेन होगी और इसके साथ वाटर और एक्वस NaCl का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। अच्छा देखो, कई बार हम ऐसा भी लिख देते हैं कि अमोनियम नाइट्राइट को जब हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो N2 गैस प्लस वाटर ऑब्टेन होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी रिएक्शन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे सिंपली ये बैलेंस रिएक्शन है, आप खुद से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, इस रिएक्शन में N2 गैस के साथ स्मॉल अमाउंट में NO और HNO3 एज ए इंप्योरिटी प्रेजेंट रहता है। तो इस इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, गैस को एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करेंगे, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एज इट इज आपको याद करनी है। अब नेक्स्ट देखो, जो सेकंड और थर्ड रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, एग्जामिनर इनको रिपीट कर सकता है, इसलिए दोनों रिएक्शन आपको याद करनी है। तो सबसे पहले सेकंड में देखो भाई, सेकंड में क्या करेंगे, जब हम अमोनियम डाइक्रोमेट को थर्मली डिकम्पोज करते हैं, हीट करके डिकम्पोज करेंगे तो N2 गैस का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ वाटर और Cr2O3 यानी ग्रीन सॉलिड भी ऑब्टेन्ड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ग्रीन सॉलिड ऑब्टेन होगा। समझ आ गया भाई? तो Cr2O3 में क्या होगा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +3। कलर कैसा होगा, ये ग्रीन सॉलिड है। फिर इसके बाद देखो थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम अजाइड। तो बेरियम अजाइड का डिकम्पोजिशन यहां पे दिया गया है। तो बेरियम अजाइड को जब डिकम्पोज करेंगे क्या होगा, बेरियम सॉलिड प्लस N2 गैस ऑब्टेन होगी, जो कि प्योर फॉर्म में होती है। अब प्योर फॉर्म में क्यों होती है, प्योर नहीं वेरी प्योर फॉर्म में होती है, क्योंकि आपको क्या ऑब्टेन हुआ, बेरियम, बेरियम मेटल सॉलिड है और नाइट्रोजन गैस क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वेरी प्योर नाइट्रोजन आपको ऑब्टेन होगी। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट IIT में पूछी जा चुकी है, इसलिए आपको एज इट इज याद करना है। अब इसके अलावा हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार आपसे किसके बारे में पूछ ले भाई, बोलो भाई, यहां पे सोडियम अजाइड का डिकम्पोजिशन पूछ ले। तो रिएक्शन क्या होगी भाई, सोडियम अजाइड को आप थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो सोडियम मेटल ऑब्टेन होगी प्लस वेरी प्योर N2 गैस ऑब्टेन होगी। रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो कैसे होगा, यहां पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सोडियम और यहां पे क्या लिख देंगे, 3 N2 गैस के मोल ऑब्टेन होंगे। ठीक, समझ आ गया भाई? तो ये रिएक्शन वैसे भी NCERT में एग्जाम्पल में लिखी है, वहां से आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप खुद लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शन है, बल्कि आप तीनों ही रिएक्शन याद करो, रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है यार, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। और नाइट्रोजन जो है ये 2 आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। फिर इसके बाद आ जाओ भाई, इसकी सोल्युबिलिटी क्या है, वाटर में कम होती है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम होता है। अब इसको छोड़ो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डाइनाइट्रोजन यानी N2 गैस में क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, NN ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी और इसलिए ये इजिली रिएक्ट नहीं करता है, ये इनर्ट नेचर शो करेगा। हाँ, रिएक्ट करेगा, जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे रिएक्ट करता है, लेकिन जनरली डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करता तो एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता, वहां पे अमोनिया बनाता, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करते तो बहुत ज्यादा एसिडिक रेन होती। करता है लेकिन बहुत कम रिएक्ट करता है ना, मतलब हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, अपर एटमॉस्फेयर में जब वहां पे बिजली कड़कती है उस टाइम रिएक्ट करता है। ऐसे नहीं कि सीधा N2 और O2 को रख दिया भाई रूम में रिएक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता। इसलिए इसका कैसा नेचर है, इनर्ट नेचर है। ठीक, रूम टेम्परेचर पे क्या है, इनर्ट है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे भाई लिथियम है, मैग्नीशियम है, तो क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड बनाएगा। ठीक, तो इन मेटल नाइट्राइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, मेटल के हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 गैस ऑब्टेन होती है। अच्छा, जो सेकंड वाला है यहां पे, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें आपको MgOH ट्वाइस प्लस 2 NH3 के मोल ऑब्टेन होंगे। अगर पूरी रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे, यहां आएगा 3 MgOH ट्वाइस और ये आएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाली रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। इसमें ये पूछा जाता है कि कितने मोल NH3 के ऑब्टेन होंगे, तो आप बता देंगे 2 मोल। ये जेईई मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखो, जब नाइट्रोजन H2 के साथ रिएक्शन करेगा किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का। कौन सी प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस है, जो आगे भी आप पढ़ेंगे, इसको यहीं पे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट N2O2 के साथ भाई हीट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक,
नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद यूजेज है यार। यूजेज तो क्या है, अमोनिया के मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं या इसको अदर इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने में यूज करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल केमिकल बनाते हैं जैसे उनसे फिर हम फर्टिलाइजर वगैरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई इसके बाद जो अब थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड पहले ही बता चुका हूं, चाहे तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। Why is N2 less reactive at room temperature? क्योंकि इसके NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या है, इनर्ट है। नेक्स्ट आ जाओ भाई अमोनिया पे। इसमें फर्स्ट है अमोनिया। देखो भाई इसमें फर्स्ट लाइन में लिखा कि अमोनिया एयर में और सोइल में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखो सोइल में क्या है, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका डिके होने से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे यूरिया का केस लेकर के आपको समझाया गया है। देखो ये यूरिया का फॉर्मूला है, जब यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट, जो डिकम्पोज होने पे क्या प्रोड्यूस करता है, अमोनिया गैस, वाटर प्लस CO2 गैस। ठीक, फिर इसके बाद स्मॉल स्केल पे अमोनिया कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई। देखो जो अमोनियम सोल्ट्स है जब इनको मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे दो रिएक्शन आपको गिवन है तो ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट में क्या है, अमोनियम क्लोराइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, अमोनिया गैस, वाटर प्लस CaCl2। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया, वाटर प्लस सोडियम सल्फेट। तो ये सिंपल रिएक्शंस है, एक बार आप पढ़ सकते हैं तो आपको याद रहेगी। फिर नेक्स्ट देखो भाई इसके बाद लार्ज स्केल पे अमोनिया कैसे प्रोड्यूस करेंगे, हैबर प्रोसेस से। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे डायग्राम गिवन है और भी इंफॉर्मेशन है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं डायरेक्ट आप वो लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो हेडिंग लिखो हैबर प्रोसेस। अब हैबर प्रोसेस की रिएक्शन क्या है, वही N2 गैस H2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होगी, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है भाई, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो यहां पे कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं, आयरन ऑक्साइड विद ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे। इसके अलावा देखो भाई यहां पे प्रेशर की बात की गई है। देखो हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं एज वी इंक्रीज प्रेशर तो क्या होगा भाई, गैसियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो इस रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट में गैसियस मोल कितने हैं, 4, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम कहेंगे इस रिएक्शन के लिए हाई प्रेशर क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। समझ आया कि नहीं यार, ठीक है भाई। अब इसके अलावा अगर बात करें टेम्परेचर की, देखो भाई जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसका मतलब आप हीट और भी बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें टेम्परेचर हम क्या करते हैं, कम रखते हैं। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, हैबर प्रोसेस के लिए हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी अगर आपको अमोनिया का मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करना है तो कैसी कंडीशन रखेंगे, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। समझ आ गया। वैसे ये बिल्कुल सिंपल है, जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां से इजीली ये रिएक्शन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये कंडीशन इजीली आप बता सकते हैं। समझ आया। अब देखो बट जब आप रिवाइज करेंगे घर पे एक डाउट आएगा, सर आपने बोला लो टेम्परेचर, तो हमने यहां पे टेम्परेचर दिया गया है 700 केल्विन, तो हम यहां पे और फेवरेबल कंडीशन बनाने के लिए टेम्परेचर को 500 केल्विन या 400 केल्विन भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें दो ध्यान रखने होते हैं, एक तो भाई रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाना है, मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करना है, दूसरा इसके साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी तो ज्यादा रखना है, क्योंकि पता चला आपने ना फेवरेबल कंडीशन तो बना ली, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लेकिन उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत डिक्रीज हो गया, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स एज वी इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो टेम्परेचर ऐसा रखेंगे जो आपके लिए क्या हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, यानी भाई 700 केल्विन, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है 1100 केल्विन, 1500 केल्विन, 2000 केल्विन। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो हम इसके लिए बोलेंगे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर फेवरेबल कंडीशन है। ठीक, कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट देखो
इसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया की प्रॉपर्टीज। भाई पंजेंट ऑर्डर है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, पढ़ लेना इनको पढ़ना चाहो तो। नेक्स्ट सीधा आ जाओ यहाँ पे। अमोनिया क्या है, वाटर में हाईली सोल्यूबल है। क्यों? क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसलिए सोल्युबिलिटी ज्यादा है। फिर इसके बाद जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वीकली बेसिक है, क्योंकि अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देगा भाई, यहां पे NH4OH बनाएगा जो पार्शली डिसोसिएट होगा NH4 प्लस आयंस और OH माइनस आयंस में, इसलिए क्या है वीकली बेसिक होता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद अमोनिया क्या करेगा, एसिड के साथ सोल्ट बनाएगा, जैसे NH3 प्लस HCl क्या बनाएगा, NH4Cl, H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट बना लेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पे बताया गया है भाई ये वीक बेस का काम करेगा, और जो आपके मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन होते हैं वहां से उनसे मेटल के हाइड्रोक्साइड को एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो जैसे यहां पे रिएक्शन में दिखाया गया है भाई जिंक सल्फेट है, यहां पे ये फेरिक क्लोराइड है, तो जिंक सल्फेट जब एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे आपको जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी ऑब्टेन होगा और अमोनियम सल्फेट क्या है, एक्वस फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा। और जब FeCl3 के साथ एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, Fe2O3.XH2O जो कि व्हाइट ब्राउन पीपीटी है, और NH4Cl एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसको ना हम डिटेक्शन ऑफ मेटल आयंस में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखो भाई जो कॉपर 2+ आयंस है वो एक्वस सॉल्यूशन में कैसा कलर देंगे, ब्लू कलर देंगे। बट जब उसमें हम क्या ऐड कर दें, बोलो भाई एक्वस अमोनिया ऐड कर दें तो क्या होगा भाई, यहां पे अमोनिया क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर है तो ये लिगेंड का काम करेगा। कॉपर 2+ आयंस जो है उसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर बनता है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। और इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के कारण एक्वस सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू से कैसे कलर में चेंज हो गया, डीप ब्लू में। तो ऐसे हम कॉपर 2+ आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा Ag+ आयन को कैसे डिटेक्ट करेंगे भाई, Ag+ आयन का वैसे तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कलरलेस। ठीक, अब कलरलेस सॉल्यूशन में अगर हम Cl- आयंस एक्वस फॉर्म में डाल दें तो AgCl का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। बट इस व्हाइट पीपीटी में अगर वापस आप एक्वस अमोनिया ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसमें क्या होगा भाई, यहां पे Ag+ को अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगी और सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। समझ आया कि नहीं यार? ठीक, फिर इसके बाद देखो यहां पे अमोनिया जो है भाई, अमोनिया के यूज क्या है भाई, एक तो फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं, जैसे नाइट्रेट है, यूरिया है, अमोनियम फॉस्फेट है या अमोनियम सल्फेट है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, लिक्विड अमोनिया को हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो यूजेस बस पढ़ लिया करो, उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, Why does ammonia act as Lewis base? क्योंकि इसमें क्या है भाई, अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो ये किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। अभी हमने पढ़ा था लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर फेवरेबल कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, पढ़ा था अभी, ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2+, क्या करेगा, कॉपर 2+ के साथ भाई कॉम्प्लेक्स बना लेगा सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो भाई यहां पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आपको मेनली किस पे फोकस करना है, एक तो आपके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और उनका फॉर्मूला है। ठीक, इसके अलावा आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार पढ़ लेंगे, मेनली ये फर्स्ट टू जो प्रिपरेशन के मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर एक बार पढ़ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी N2O है, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। कैसे ऑब्टेन करेंगे, NH4NO3 को जब हीट करेंगे तो N2O+ वाटर ऑब्टेन होगा। कैसे याद करेंगे, मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने में क्या ऑब्टेन होगा, बोलो भाई, N2 गैस प्लस H2O, ये रिएक्शन लिखी थी आपने। अब देखो अमोनियम नाइट्राइट की जगह अगर यहां पे आप अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो यहां पे N2 की बजाय क्या ऑब्टेन होगा, N2 ऑब्टेन होगा। तो बस इतना सा डिफरेंस है, ऐसे आप दोनों रिएक्शन को याद कर सकते हो। समझ आ गया? तो इसमें देखो ये जो N2O गैस है इसको लाफिंग गैस कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको इनहेल करते हैं आप हंसने लगते हैं,
ठीक, इसका कलर कैसा है, कलरलेस गैस है, न्यूट्रल गैस है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी NO। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा नाइट्रोजन का, +2। और यहां पे प्रिपरेशन क्या है, जब सोडियम नाइट्राइट को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बोलो भाई आयरन सल्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसमें क्या होगा भाई, आयरन +2 से किस में जाएगा, +3 में, और यहां पे नाइट्रोजन किस में है, +3 में। तो ये क्या कर देगा, आयरन किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नाइट्रोजन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा +3 से +2 में। तो ऐसे NO का फॉर्मेशन होगा। तो क्या क्या बनेगा, यहां पे आपका आयरन का सल्फेट बनेगा, और इसके अलावा और क्या बन रहा है, NaHSO4 H2O प्लस NO गैस। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। देखो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। फिर इसके बाद प्रिपरेशन कैसे करते हैं, NO प्लस N2O4 मिलके क्या बनाएंगे, N2O3 बनाएंगे। वेरी सिंपल है, ब्लू सॉलिड होता है, कलर कैसे, ये कैसा नेचर में, एसिडिक। NO और N2O कैसे थे, दोनों कलरलेस थे और कैसे थे, न्यूट्रल थे, जबकि ये कैसा है, एसिडिक होता है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल मेटल नाइट्रेट को एक्सेप्ट नाइट्रेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके नाइट्रेट को छोड़ के मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो क्या ऑब्टेन होगा, NO2 गैस प्लस मेटल ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो NO2 कैसी गैस है, ये ब्राउन कलर गैस होती है, नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक, आपके N2O और NO को छोड़ के बाकी क्या है, सारी एसिडिक गैस है। फिर नेक्स्ट देखो डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसमें भी नाइट्रोजन किसमें होगा, +4 में। तो होता क्या है, जब आप NO2 को क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो ये क्या बना लेगा, N2O4 बना लेगा। ये कलरलेस सॉलिड होता है, लिक्विड फॉर्म में भी ये कलरलेस रहेगा, नेचर कैसा होता है, एसिडिक। नेक्स्ट है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। भाई जब आप यहां पे नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो HNO3 का आप क्या करेंगे, यहां पे बोलो भाई HNO3 की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, P4O10 के साथ। तो क्या बनेगा, HPO3, ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, प्लस N2O5, इसका स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। ठीक, अगर अभी लिखना चाहते हो लिख लो, ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, बाकी कैसे एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज ए पॉलीमर, वो अभी आप पढ़ेंगे। ठीक, तो कलरलेस सॉलिड है, ये एसिडिक नेचर में, बस पढ़ लिया, इतना काफी है। आगे बढ़ जाए भाई। अब आ जाओ इनके स्ट्रक्चर्स पे। सबसे पहले क्या है, N2O का स्ट्रक्चर है, ये N2O का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। या कभी कभी क्या करता है भाई, यहां नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। इसमें अगर आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, इसमें -1, इसमें +1 आएगा। ठीक, NO का तो और सिंपल है आपके सामने, NO यहाँ पे डबल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक, और कई बार ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड भी इसके साथ बना लेता है। ठीक, समझ आएगा नहीं यार। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, जैसे इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद N2O3 का भी सिंपल स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये ऐसे। फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना रहा है भाई, कई बार डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन बना ले, ये सिंगल बना ले, जैसा इसमें आपको दिखाया गया। ठीक, फिर इसके बाद है NO2। भाई NO2 में देखो खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक के साथ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। अब यहाँ पे इनके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ये ओड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये आपस में कंबाइन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, जिसके कारण क्या बनता है, N2O4 बनता है। ठीक, ये लो टेम्परेचर पे होगा जब आप इसको NO2 को कूल करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, N2O5 में क्या है, NN बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, क्या होगा, दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक, एक बार तो ये फॉर्म बन गई ट्रांसफॉर्म, जिसमें ये डबल बॉन्ड एक बार उधर इधर है इसमें, और इसमें दोनों में नीचे की साइड है, ये सिस फॉर्म बन गई ऐसे। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लो भाई, ये बॉन्ड एंगल या ये रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ है ना, एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं कहां पे कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है, पढ़ लेंगे भाई। जैसे N2O में, यहाँ पे N2O3 में 130 डिग्री है, यहाँ पे NO2 में 134 डिग्री है। ठीक, उसके बाद ये देखो ये 135 है N2O4 में, और ये आपका N2O5 में ये वाला 134 और ये 112 डिग्री है। बस देख लो, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा टेबल के, है ना, तो वो बेसिक पूछता है, ऐसी चीजें पूछेगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बाद Why does NO2 डाइमराइज, मैंने आपको बताया था उसके पास क्या है, एक ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। N2O5 का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा, तो इसमें देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है भाई, बोलो। नाइट्रोजन आपका 4 बॉन्ड बना रहा है, एक नाइट्रोजन, तो इसका कोवेलेंस कितना होगा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे भी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो करता है, मैक्सिमम 4 ही तो करता है। भले ही यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है N2O5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट इसकी मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है 4 ही तो है, क्योंकि इसके पास 2s और 2p ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं वैलेंस सेल में, 2d प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखो भाई, नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड के बारे में बताया गया है। फर्स्ट इसमें कौन सा है H2NO2 यानी हाइपोनाइट्रस एसिड, सेकंड है HNO2 नाइट्रस एसिड, और थर्ड है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब देखो भाई, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी किसी एलिमेंट के ऑक्साइड या उसके ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाता है, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो सेंट्रल में एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर दो। तो जिसकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसे आप एक पार्टिकुलर एलिमेंट के ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको अच्छे समझ में आ गया, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बता देंगे अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले देखो भाई, जब आप सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, क्या ऑब्टेन होगा, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और HNO3 ऑब्टेन होगा। फिर इसके बाद लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है भाई, ओस्टवाल्ड प्रोसेस की हेल्प से। ओस्टवाल्ड प्रोसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो इसको आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, यहां पे हम अमोनिया का, फर्स्ट स्टेप में अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। कैटालिस्ट कौन सा है भाई, प्लेटिनम या रोडियम को एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे। तो क्या ऑब्टेन होगा, NO गैस प्लस H2O वेपर्स। फिर इसके बाद ये जो NO गैस ऑब्टेन हुई है, ये O2 के साथ क्या करेगी, कंबाइन कर लेगी और NO2 का फॉर्मेशन होगा। जब ये NO2 का फॉर्मेशन होगा तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस NO2 को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, तो क्या बन जाएगा HNO3 प्लस और NO गैस। अब देखो, ये जो NO गैस है यहां पे फिर से ऑब्टेन हो गई, यानी ये आपकी रिसाइकल हो गई। समझ आ गया नहीं, यहां इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 3 स्टेप है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ जाओ भाई, आगे क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे HNO3 का स्ट्रक्चर दिया गया, कैसा है, प्लेनर होता है भाई ये, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो इसलिए ये प्लेनर होगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 102 डिग्री है। क्यों है, देखो ऑक्सीजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, दो बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बट यहां पे लोन पेयर पल्सन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 109 डिग्री की बजाय कितना आएगा, 102 डिग्री आ जाएगा। और यहां पे इस बॉन्ड एंगल की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कितना होना चाहिए 120, बट कितना गिवन है 130। इसका रीजन क्या है, देखो भाई, एक तो ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर जो है ना यहाँ पे, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा और रीजन क्या है भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो हम पढ़ चुके हैं कि डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होगा किससे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से। तो इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा होगा, 120 की बजाय कितना रहेगा, 130 रहेगा। ठीक, समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, HNO3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वाटर में क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयंस। और कंसंट्रेटेड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो मोस्टली मेटल्स को क्या करेगा, अटैक कर देगा, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स सच एज गोल्ड और प्लेटिनम। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहां पे ये 2 रिएक्शन गिवन है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉपर की और एक जिंक की। ये आपको याद करनी है भाई, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे याद करेंगे, सिंपलेस्ट वे में सिखा रहा हूं। देखो, आप कॉपर की और जिंक की रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे, क्या फॉर्म होगा भाई, एक तो आपका मेटल नाइट्रेट फॉर्म होंगे, वाटर फॉर्म होगा, और दोनों रिएक्शन में NO2 गैस ऑब्टेन होगी। ये समझ में आ गया। बट जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 की बजाय क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, तो दोनों के केस में मेटल नाइट्रेट और वाटर तो ऑब्टेन होगा ही होगा, बट कॉपर में डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या बनेगा, NO गैस, और यहां पे जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 के केस में क्या बनेगा, N2O गैस। बस ये आपको ध्यान रखना है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ गया, इतना कर लेंगे। फिर ये 4 रिएक्शन याद करने के बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या लिखा है,
कुछ मेटल्स है जैसे क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है, बेरिलियम है, ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मेटल को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 बना देगा, Cr2O3 बना देगा, और जो हमारी मेटल है उसके सरफेस पे क्या बन जाएगा? ये आपके ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड की फिल्म बन जाएगी, जो फर्दर क्या करेगी? फर्दर भाई आपकी मेटल को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होने देगी। समझ आया कि नहीं आप? तो ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अब जो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर है उसकी ये रिएक्शंस गिवन है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखो HNO3 क्या करेगा भाई? HNO3 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो क्या बनेगा? एक तो NO2 बनेगा प्लस वाटर, और एक ये देता है नासेंट ऑक्सीजन। इस नासेंट ऑक्सीजन के कारण ही ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो कोई भी एलिमेंट है जो एलिमेंट्री फॉर्म में है उसको क्या करेगा? उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो फर्स्ट थ्री, आप ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, कार्बन को किसमें कन्वर्ट किया? CO2 में, प्लस वाटर और NO2 तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। सल्फर को 0 से किसमें कर दिया? +6 में। फास्फोरस को 0 से किसमें कन्वर्ट कर दिया? +5 में। यानी 0 से किसमें जा रहे हैं? सारे अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहे हैं। बट एक बात का ध्यान रखना, आयोडीन को 0 से किसमें कन्वर्ट कर रहा है? आयोडिक एसिड में +5 में। तो ऐसे आप याद करेंगे। सर फिर ये बैलेंस रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं होती। देखो हम रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग सीखते हैं, एक बार अगर आपने बैलेंसिंग अच्छे से सीख ली फिर आपको बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप तो ये सीखो, I2 किसमें जाएगा? HiO3 में। किसमें जा रहा है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जबकि कार्बन किसमें जाएगा? CO2 में, +4 में। सल्फर H0 से किसमें जाएगा? H2SO4 +6 में। और फास्फोरस किसमें जाएगा? H3PO4 में। किसके साथ? HNO3 के साथ। बस ये पता होना चाहिए आपको। समझ आया कि नहीं आया? इसमें कोई डाउट नहीं है, कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ब्राउन रिंग टेस्ट पे। देखो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। तो ये आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखो इसमें आप लिखेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। देखो भाई इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या लेंगे? एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जिसमें नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे NaNO3 ले लिया या KNO3 ले लिया। फिर उसमें हम ऐड करते हैं एक्वस FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक, ये ऐड करने के बाद फिर धीरे धीरे इस मिक्सर में हम ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड की ड्रॉप्स। तो जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की ड्रॉप ऐड करेंगे तो यहां पे क्या होगा भाई? कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है और जो ये आपका सॉल्यूशन है, इसके सरफेस पे यहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? ब्राउन रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमारे सॉल्यूशन में ब्राउन रिंग बन जाए तो हम क्या कह देंगे कि वह हमारा जो सॉल्यूशन इनिशियल हमने लिया था उसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट थे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्रेट्स। समझ आया कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले आपने नाइट्रेट आयंस लिए थे, उसमें एक्वस FeSO4 आपने ऐड किया जिसमें आयरन किसमें है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये क्या करेगा? आयरन खुद चला जाएगा +3 में और नाइट्रेट आयन को रिड्यूस कर देगा NO में। ठीक, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2 है। तो ये वाली रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। ठीक, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया ना। समझ आ गया? ये स्टेप समझ में आया? फिर इसके बाद देखो जो अब आपका इसके अलावा सॉल्यूशन में और भी आयरन सल्फेट होगा जिसमें आयरन क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसको हम लिखते हैं FeSO4 एक्वस, या आप लिख सकते हो FeH2O6 SO4। ठीक है भाई, तो यहां पे ये जो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है यहां से लिखा है इसने, तो ये क्या करेगा? NO के साथ रिएक्शन करेगा। NO क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, NO खुद चला जाएगा +1 में और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको? Fe2+ को। और क्या करेगा? इसके साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो क्या, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इसी कॉम्प्लेक्स के कारण आपके वो ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट भी कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो इसमें देखो इस कॉम्प्लेक्स में एक्चुअल में Fe किसमें होना चाहिए? +2 में, बट यहां पे NO क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ठीक, खुद +1 में चला जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन Fe2+ को ट्रांसफर करेगा, तो Fe किसमें आ जाएगा? +1 में। तो बहुत बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। तो ऐसे आप बता देंगे भाई। समझ आ गया? तो ये ध्यान रखना है। ठीक, कर सकते या नहीं कर सकते? बोलो। तो यहां पे ये ध्यान रखना Fe किसमें? +1 में है। और वैसे भी अगर आप यहां पे फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, कर सकते हैं। जैसे आयरन की X मान लो इसमें
और 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल पे क्या न्यूट्रल है, 0 रहेगी। NO किसमें बताया मैंने आपको, NO किसमें बता रखा है, +1 में है, तो +1। ओवरऑल कितना है, +2 है, तो X कितना आ जाएगा, +1। यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितनी है, +1। ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के यूज है, एक बार पढ़ लेना यार, किस में यूज होता है। अमोनियम नाइट्रेट बनाने में यूज होता है, जो फर्टिलाइजर में यूज किए जाते हैं। एक्सप्लोसिव बनाने में यूज करते हैं, जो ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड है उनको बनाने में यूज करते हैं। रॉकेट फ्यूल में उसको एज एन ऑक्सीडाइजर यूज करते हैं। एक बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनर्ट गैसेज के यूजेस इंपॉर्टेंट है, बाकी के यूजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। बट इसमें ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फास्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म्स। देखो भाई, वैसे तो फास्फोरस बहुत सारी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में पाया जाता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं व्हाइट फास्फोरस, जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है और वाटर में इनसोल्यूबल है, बट कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 में सोल्यूबल होता है, और डार्क में रखने पे ये ग्लो करता है यानी चमकता है। क्यों होता है ऐसा, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। बट इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेंस। अब नेक्स्ट देखो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिसॉल्व्स इन बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग pH3। और रिएक्शन क्या होगी, ये आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, तो ये रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में बार बार एग्जामिनर ये रिएक्शन पूछता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा, जब व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा एक्वस मीडियम में, तो pH3 यानी फोस्फिन गैस ऑब्टेन होगी, और NaH2PO2 यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ऑब्टेन होता है। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे जो व्हाइट फास्फोरस है, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और फोस्फिन में कितना है -3, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड में है +1। यानी फास्फोरस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एग्जामिनर यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि फास्फोरस 0 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो बता देंगे ना, ठीक है, पक्का हो जाएगा ये रिएक्शन याद। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद आगे बढ़ो। White phosphorus is less stable and therefore more reactive than the other solid phases under normal condition because of the angular strain in the P4 molecule where the angles are only 60 डिग्री। देखो भाई, ये आपका व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर गिवन है। इसमें क्या है, यहां पे देखो ये PP बॉन्ड है, यहां पे ये बनेंगे आपके PP बॉन्ड ऐसे, ठीक। अब देखो ये एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, क्योंकि इसमें यहां पे देखो फास्फोरस जो है, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा भाई, एक तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा, बट इतना कम थोड़ा ही होगा कि p बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इसके कारण यहाँ क्या है, इसमें ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन आएगी, और एंगुलर स्ट्रेन अगर ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण ही ये इजीली ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। इजीली ये ऑक्सीजन के साथ कंबसन रिएक्शन देता है, और जो कंबसन रिएक्शन होती है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है, जब आप इसको डार्क रूम में रखेंगे ना तो क्या करेगा, ये इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कंबसन रिएक्शन होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट का आपको किस फॉर्म में नजर आती है, लाइट की फॉर्म में नजर आती है। इसलिए डार्क में क्या करता है, ग्लो करता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेंस। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद देखो, जब ये एयर में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, P4 + 5O2 के साथ P4O10 बनेगा। समझ आया कि नहीं आया, बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या, रिएक्शन भी इसने दे दी। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है, फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, p बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। और कितने pp बॉन्ड है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद करना है। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 pp बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी आप साइड में लिख लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद देखो, रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर सेवरल डेज। काफी दिनों तक जब आप व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेड फास्फोरस बन जाएगा। रेड फास्फोरस की प्रॉपर्टी क्या है, ये ऑर्डरलेस है, नॉन पॉइजनस है, वाटर में और CH2 में दोनों में ही इनसोल्यूबल है। और अगर बात की जाए इसकी रिएक्टिविटी की, तो आपके व्हाइट फास्फोरस से इसकी रिएक्टिविटी काफी
कम होती है और ये डार्क में ग्लो भी नहीं करता है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहां पे देखो भाई आपके इसमें क्या हो रहा था, व्हाइट फास्फोरस में ये आपस में ही फास्फोरस फास्फोरस क्या बना रहे थे, बॉन्ड बना रहे थे। तो इसमें क्या होगा, जो इसकी टेट्राहेड्रल यूनिट है ना, तो आपस में ये वाला बॉन्ड बनाने की बजाय क्या करती है, जो साइड में टेट्राहेड्रल यूनिट है उसके साथ लिंक करेगी ऐसे। तो ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में लिंक करती है और इसी के कारण इसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा नहीं होगा और जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, व्हाइट फास्फोरस से कम होती है। बात समझ में आया कि नहीं आप? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है भाई। अच्छा, इसमें भी अगर आपसे पूछ लिया जाए फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखो ये फास्फोरस एक एटम देख लो, इस पे एक लोन पेयर है, ये 3 बॉन्ड पेयर है। सिमिलरली इस पे भी क्या होगा, एक ये लोन पेयर, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आप? कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इसके बाद देखो ब्लैक फास्फोरस में क्या है, 2 फॉर्म है भाई, एक तो है अल्फा ब्लैक और एक दूसरा है बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक कैसे बनेगा, जब रेड फास्फोरस को आप 803 यानी 803 केल्विन पे हीट करेंगे तब बनेगा, और जब हम व्हाइट फास्फोरस को 470 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बीटा ब्लैक फास्फोरस बनता है, जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर एक बार बता देता हूं। व्हाइट जो ब्लैक फास्फोरस होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो इसमें ऐसे हेक्सागोनल यूनिट, ये ऐसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये ऐसे जुड़ती जाएंगी, ठीक, हेक्सागोनल यूनिट बनती है, जैसे आपकी हेक्सागन होती है ना वैसे ये जुड़ती जाएंगी आगे, है ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे। तो इसमें क्या होगा, एंगुलर स्ट्रेन और भी कम होगी और ये रेड फास्फोरस से भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाए आप कहेंगे ब्लैक फास्फोरस सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे कम है रेड फास्फोरस और सबसे कम स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस। कोई डाउट है क्या भाई? और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें भी फास्फोरस पे एक लोन पेयर होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक, कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद आगे। नेक्स्ट है भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉस्फिन। तो देखो सबसे पहले फॉस्फिन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब कैल्शियम फॉस्फाइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और 2 मोल फॉस्फिन गैस का बनेगा। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, कैल्शियम फॉस्फाइड को जब कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोल फॉस्फिन का ऑब्टेन होगा। जैसे क्या था, मैग्नीशियम नाइट्राइड में क्या था, वो भी तो ऐसा ही था फॉर्मूला Mg3N2, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या ऑब्टेन हो रहा है, 2 मोल NH3 का, तो यहां पे क्या है 2 मोल PH3 का। तो ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद देखो भाई कैल्शियम फॉस्फाइड को जब आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करेंगे क्या बनेगा, CaCl2 प्लस 2 मोल फॉस्फिन गैस का ऑब्टेन होगा। समझ आ गया? एक तो ये मेथड है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी मेथड जो ऑलरेडी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जब व्हाइट फास्फोरस को आप क्या करेंगे, बोलो भाई, यहां पे NaOH के साथ हीट करेंगे इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, PH3 ऑब्टेन होगा और NaH2PO2 ऑब्टेन होगा। तो ये भी आपका लेबोरेटरी मेथड है फॉस्फिन के प्रिपरेशन का। फिर इसके बाद देखो जो ये फॉस्फिन गैस हमें ऑब्टेन होती है, ये क्या है, अगर प्योर है तो ये क्या होगी, नेचर में नॉन इनफ्लेमेबल होती है, यानी ये आग नहीं पकड़ेगा। बट अगर ये इंप्योर है तो इसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है P2H4 और P4 वेपर्स की, जिसके कारण ये आग पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं, इंप्योर फॉस्फिन को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले HI के ऊपर एडजॉर्ब कराएंगे, क्या होगा, PH3 क्या कर देगा, जब भाई इंप्योर PH3 को जब आप HI3 पे एब्जॉर्ब करवाएंगे, एडजॉर्ब बोल दिया शायद मैंने, एब्जॉर्ब आएगा, एब्जॉर्प्शन होगा ना कि एडजॉर्प्शन। क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन। तो HI के साथ ये रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, PH4I। तो ये जो PH4I बनता है फिर इसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, KOH के साथ, तो KI बनेगा प्लस H2O, क्योंकि ये देखो ये आपका क्या है भाई, PH3 प्लस HI, यहां पे क्या है PH3 प्लस HI क्या एसिडिक है और ये क्या है आपका बेसिक है KOH, तो KI बनेगा, KI सॉल्ट बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, वाटर प्लस प्योर PH3 आपको ऑब्टेन होगी। तो इसकी रिएक्शन यहां पे भी लिखी हुई है। तो ये PH3 का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद आगे। प्रॉपर्टीज क्या है भाई, ये कलरलेस गैस है और इसकी स्मेल कैसी होती है, रोटन फिश जैसी स्मेल है, हाईली पॉइजनस है, और जब ये HNO3Cl2 और Br2 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनके साथ रिएक्शन अगर करेगी तो क्या होगा भाई, ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, है ना, एक्सप्लोड कर जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है ये वाटर में कम सोल्यूबल है और जब वाटर में आप इसको डिकम्पोज करेंगे लाइट की प्रेजेंस में, क्या ऑब्टेन होगा, रेड फास्फोरस एंड H2 ऑब्टेन होगी। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, जब आप इसको क्या लिखा है यहां पे, व्हेन एब्जॉर्ब्ड इन कॉपर सल्फेट और मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन द कोरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड्स आर ऑब्टेन्ड। कॉपर सल्फेट के साथ क्या बनेगा,
बोलो भाई कॉपर फॉस्फाइड। और यहाँ पे HgCl2 के साथ क्या बनेगा, यहाँ पे मरकरी फॉस्फाइड। नेक्स्ट इसके बाद फोस्फिन इज वीकली बेसिक, ये कम बेसिक होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था अमोनिया में और फोस्फिन में ज्यादा बेसिक कौन होगा, अमोनिया होगी। क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट PS3 की कम होती है, वीकली बेसिक है। क्यों, और वीकली बेसिक होने के कारण ये क्या करेगी, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे आपने देखा PS3HI के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PH4I। सिमिलरली यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, PH4Br। तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट इसके बाद स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फोस्फिन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फोस्फाइड आर passed and thrown in the sea, then the gas evolved, burned and served as a signal। देखो भाई होता क्या है, हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड प्लस कैल्शियम फोस्फाइड को एक बर्तन में रखेंगे और इनमें सुराख कर देंगे। ठीक, सुराख करके, ये बर्तन में सुराख करके हम क्या करेंगे, इसको पानी में फेंक देंगे। तो पानी में जब फेंकते हैं तो क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगी, और वाटर के साथ रिएक्शन होने से क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये क्या देगा, और C2H2। तो ये क्या होती है, ये इनफ्लेमेबल गैस है, ये ज्वलनशील गैस है, और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। तो इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी, और इंप्योरिटीज प्रेजेंट होने की वजह से ये भी जलेगी और साथ में बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करेगी। देखो जलने का मेन काम इसका होगा, एसिटाइलिन का, और ये मेनली क्या प्रोड्यूस करेगी, अब इसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करेगी, जो आपका शिप्स में सिग्नल देने के काम आता है। जैसा कि अगर आपने मूवीज में देखा होगा, जब शिप्स को दिखा जाता है तो बहुत धुआं सा उठता है, वो सिग्नल देने का काम आता है। तो एक्चुअल में क्या है, होम सिग्नल है। होम सिग्नल में क्या करते हैं भाई, कैल्शियम कार्बाइड को और कैल्शियम फोस्फाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एसिटाइलिन बनेगी और फोस्फिन गैस बनेगी। एसिटाइलिन क्या है, ज्वलनशील है, इससे आग पकड़ेगा, और आग के साथ क्या होगा, फोस्फिन में इंप्योरिटी प्रेजेंट होने की वजह से बहुत सारा धुआं उठता है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड इन स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन में यूज करते हैं क्योंकि जैसे आपने देखा कि बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट इसके बाद देखो भाई एग्जांपल 7.6, इन व्हाट वे कैन इट बी प्रूव्ड दैट PS3 इज बेसिक इन नेचर। भाई जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है तो इसका मतलब ये बेसिक है। और दूसरी बात भाई PS3 के पास क्या है, फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो किसका काम करेगा, लुईस बेस का काम करेगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन में लुईस बेस का काम कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7.7, इसमें ए पार्ट है बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस इज हायर देन दैट इन PS3। वाई आपको ये बताना है भाई, PH4 प्लस में यहां पे PH4 प्लस कैसे बनेगा, जैसे NH4 प्लस है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंगल कितना आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि PS3 में क्या है, एक लोन पेयर है और 3 PH बॉन्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक, तो इसलिए PH4 प्लस का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन PS3 रिएक्ट विद एन एसिड। तो आप देख ही चुके हैं ऊपर, भाई एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, PH3Br के साथ कर दिया, मान HBr के साथ कर दिया, मान लो क्या बन जाएगा, PH4Br, PH4I बनेगा HI के साथ, देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फास्फोरस इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। अरे यार ये रिएक्शन अभी तो हमने पढ़ी थी, ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी भाई, बोलो इसमें क्या बनेगा, PH3 बनेगा प्लस NaH2PO2 बनेगा। तो ये रिएक्शन है जो आपको एज इट इज याद करनी है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई फास्फोरस के हैलाइड्स पे। तो देखो आपका फोस्फिन गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फास्फोरस के ट्राई हैलाइड्स यानी PCl3 मेनली इसमें पढ़ते हैं। तो PCl3 का प्रिपरेशन कैसे होगा, जब फास्फोरस को आप ड्राई क्लोरीन के साथ क्या करेंगे, लिमिटेड ड्राई क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे व्हाइट फास्फोरस को, तो क्या बनेगा, PCl3 बनेगा। दूसरा मेथड क्या है भाई, व्हाइट फास्फोरस की अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें PCl3 प्लस SO2 और H2Cl2 ऑब्टेन होता है। ठीक, तो चाहे तो एक ये रिएक्शन आप रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या, कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, और हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा भाई, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस होने पे क्या देगा, H3PO3 प्लस HCl। तो ये रिएक्शन भी आप ध्यान रख सकते हैं कि H3PO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, H3PO3 प्लस HCl। नेक्स्ट इसके बाद
भाई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उनके साथ ये रिएक्शन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, इथेनॉल है, तो क्या बनाएगा, वहां पे भी ये H3PO3 का फॉर्मेशन करता है। और जहां पे आपका OH ग्रुप था आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो OH ग्रुप हटके क्या आ जाएगा, क्लोरीन एटम आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर तो पता है PCl3 का, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पे। इट हैज ए पिरामिडल शेप एज शोन इन विच फॉस्फोरस इज sp। अच्छा, ये ऊपर वाले के बारे में लिखा है यार, सीधा आप इस पे आ जाओ, PCl5 का प्रिपरेशन। भाई एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन को जब व्हाइट फास्फोरस के साथ हीट करेंगे क्या ऑब्टेंड होगा, PCl5 ऑब्टेंड होगा। दूसरा मेथड क्या है, जब आप व्हाइट फास्फोरस को SO2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे PCl5 बनेगा और SO2 बनेगा। उसमें किसके साथ ट्रीट करा रहे थे, SOCl2 के साथ। उसमें क्या बन रहा था, PCl3 बन रहा था और आपका SO2 प्लस H2Cl2। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई प्रॉपर्टीज क्या है, जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे यहां बनेगा POCl3। और अगर आप फर्दर और वाटर के साथ इसको ट्रीट कराते हैं या ऐसे बोल दे एक्सेस ऑफ वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा। ठीक, तो ये पढ़ सकते हैं, समझ आया कि नहीं आया। अगर सीधा एक्सेस लिख के दे दे तो आप लिख देंगे PCl5 विद एक्सेस क्या बनाएगा, H3PO4 प्लस HCl, जबकि उसमें क्या बन रहा था, H3PO3। तो आप ये देखो यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, और यहां पे भी कितनी आएगी, +5। इसमें देख लो यहां पे भी +5, यानी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही रहेगी। और पीछे जब आपने PCl5 की रिएक्शन कराई थी वाटर के साथ, क्या बना था, सॉरी PCl3 की, H3PO3। तो दोनों में फास्फोरस क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि कहां पे H3PO3 बनेगा और कहां पे H3PO4 बनेगा। ठीक है भाई, अब देखो जब इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PCl3 प्लस Cl2 गैस रिलीज होगी। फिर इसके बाद ये भी जब OH कंटेनिंग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जिनके पास OH है, जैसे आपका इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है, तो क्या बनाएगा भाई, इनके OH को तो रिप्लेस कर देगा क्लोरीन से और खुद क्या बना लेगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, POCl3 में प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक, फिर वापिस आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट देखो अब यहां पे क्या दिया है भाई, जैसे ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड बनाता है। जैसे Ag के साथ रिएक्शन करेगा तो AgCl, Sn के साथ रिएक्शन करेगा तो SnCl4। ठीक है भाई, और फर्दर जैसे आपने देखा भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इसकी रिएक्शन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, जैसे ये बन गया आपका इथाइल क्लोराइड बन गया, यहाँ पे इथेनॉइल क्लोराइड बन गया। तो हम इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा और इसके जो एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे, बोलो भाई, ये एक्सियल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी किससे, इक्वेटोरियल से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 3 बॉन्ड आपके क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है और 2 किस में है, एक्सियल में। तो जो एक्सियल में है इन पे क्या होगा भाई, यहां से 90 डिग्री का 3 बॉन्ड का बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जबकि यहां पे इनमें एंगल 120 होने के कारण बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है। फिर आप कहेंगे सर ऊपर वाले का भी तो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, है बिल्कुल, लेकिन कितने हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90 डिग्री के। जबकि एक्सियल पोजीशन वाले के साथ कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर रिपल्सन है 90 डिग्री के। तो इसलिए बॉन्ड एंगल क्या, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होगी, एक्सियल में ज्यादा होती है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, व्हाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर, क्यों भाई, अच्छा PCl3 मॉइस्चर में क्या बनेंगे, उसके फ्यूम्स बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, H3PO3 प्लस HCl। तो HCl वेपर्स जो बनते हैं उसके कारण फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, और आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट, जस्टिफाई योर आंसर। मैंने आपको बता जो इक्वेटोरियल पोजीशन के बॉन्ड है वो इक्वल होंगे, एक्सियल वाले भी इक्वल होंगे, बट एक्सियल वाले क्या होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होंगे। समझ आया कि नहीं आया, तो ये इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ फिर इन टेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन PCl5 हीटेड क्या होगा, PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट बैलेंस रिएक्शन फॉर द PCl5 विद वाटर, पहले ही पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो भाई यहां पे आ जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल जो आपके लिए है। अब देखो इस टेबल में है ना ओक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस हमें पढ़ना है, तो इसमें ना मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, एक तो इसका नेम पता होना चाहिए
और एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो उसमें कितने पीओएच बॉन्ड है, कितने पीएच बॉन्ड है, कितने पी डबल बॉन्ड ओ है, उसमें कितने पीओपी बॉन्ड है, ये आप खुद से बता पाएंगे, या कितने पीपी बॉन्ड है ये भी बता सकेंगे। तो देखो आपको ना यहां पे ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर और क्या याद होना चाहिए, उसका नेम याद होना चाहिए, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इधर प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन पे एग्जामिनर फोकस नहीं करता, मेनली फोकस किस पे रहता बोलो भाई, मेन फोकस एग्जामिनर का रहता है किस पे, जल्दी से बोलो, आपका स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर कर दें। अगर आप चाहें तो प्रिपरेशन तो एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद यहां पे आ जाओ, क्या लिखा है यहां पे, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोरस एसिड ऑन हीटिंग डिस्प्रोपोर्शनेट टू गिव ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फिन गैस। डायरेक्ट लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है आपका इन टेक्स्ट एग्जांपल में, यही वाला एज इट इज। तो ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना है। जब आप H3PO3 को क्या करेंगे बोलो भाई, H3PO3 को हीट करते हैं तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देगा, +3 से +5 में भी जाएगा और -3 में भी जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगा। इसलिए क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो H3PO3 को हीट करने पे क्या बन रहा है, H3PO4 + PH3। एक बार इस रिएक्शन को आप जरूर लिख के देखें, ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद आगे ये देखो भाई, यहां पे क्या है, H3PO4 सबसे पहले ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके अलावा ऑर्थोफॉस्फोरस, ये रहा आपका ऑर्थोफॉस्फोरस, ये आपका हाइपोफॉस्फोरस है। सबसे पहले है हाइपोफॉस्फोरस, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट करना, इसकी +1 आएगी। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, एक तो पी डबल बॉन्ड ओ है, एक पीओएच बॉन्ड है और एक 2 पीएच बॉन्ड है। तो जिसमें पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पीएच बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये एनसीईआरटी में आगे लाइन लिखी हुई है, इसलिए आप हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। जिसके पास पीएच बॉन्ड है वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो सबसे पहले आप याद करो फर्स्ट नंबर पे हाइपोफॉस्फोरस एसिड को, सेकंड नंबर पे आप याद करेंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को। किसको भाई, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को। क्या स्ट्रक्चर है, एक तो पी डबल बॉन्ड ओ है, 2 पीओएच बॉन्ड है और एक पीएच बॉन्ड है। समझ आया कि नहीं? आप कर लेंगे याद। फॉर्मूला क्या है, H3PO3, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है एक। पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो यहां पे इसने स्ट्रक्चर सही नहीं बना रखा, मैं आपको बताऊंगा। देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड का मतलब यह है कि जब यहां पे आप किसको हीट कर देंगे, फास्फोरस एसिड को हीट कर देंगे, सॉरी किसको, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को हीट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई, यहां से क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, देखो ठीक, पीओपी बॉन्ड आएगा इसमें। तो यहां पे देखो इसमें पीओपी बॉन्ड है, फॉर्मूला क्या बनेगा, H4P2O5। समझ आया कि नहीं यार, ठीक। और इसके पास कितने रिप्लेसिएबल H+ है, 2 रिप्लेसिएबल H+ है। जितने भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होंगे वो रिप्लेसिएबल होते हैं, जितने हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े होंगे वो रिप्लेसिएबल नहीं होते। तो यहां पे कितने रिप्लेसिएबल H+ है, 2 रिप्लेसिएबल H+ है, इसलिए क्या बोलेंगे, ये डाई बेसिक एसिड है। क्या है, डाई बेसिक एसिड है। जैसे ये भी क्या था, ये भी आपका डाई बेसिक एसिड होता है, ठीक, क्योंकि ये 2 H+ रिप्लेस कर सकता है, यानी 2 H+ डोनेट कर सकता है। ये कितने H+ डोनेट कर सकता है, एक, तो ये क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, ठीक। समझ आया कि नहीं? अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे आपको गलत दे रखा है, इसलिए मैंने ये बनाया है, तो इसको याद करो भाई। इसमें क्या डाई बेसिक एसिड है, इसमें एक पीओपी बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक, इसके पास 2 पीएच बॉन्ड भी प्रेजेंट है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, समझ आ गया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे किसको याद करेंगे भाई, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को। ये आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, थर्ड नंबर पे इसको याद करेंगे, ठीक। या एक काम कर लो, थर्ड नंबर पे पहले आप ये लिख लो पायरोफॉस्फोरस एसिड, जो मैंने लिखवा है। फोर्थ नंबर आपका हो जाएगा H3PO4, यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे, +5 है, ठीक। इसके पास कितने रिप्लेसिएबल H+ है, 3 रिप्लेसिएबल H+ है।
तो ये क्या करेगा, 3 H प्लस डोनेट कर सकता है, इसलिए कैसा एसिड हो गया, ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, अब देखो ये आपने नोट कर लिया नीचे वाला, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। देखो इसमें यहां पे ये हमारा क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। तो फॉस्फोरिक एसिड जो आपका है, जब आप फॉस्फोरिक एसिड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो यहां से वाटर रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। पायरो का मतलब ही क्या है, पायरो का मतलब है हीट। ठीक, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें H2O रिलीज हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, POP बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H4P2 और O कितने इसके पास, अब O बोलो भाई जल्दी से, कितने हैं, 7। तो ये बन गया आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने रिप्लेसेबल H प्लस है, 1 2 3 4। तो ये क्या है, टेट्रा बेसिक एसिड है। क्या है, टेट्रा बेसिक एसिड है जो 4H प्लस डोनेट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने बना हुआ है, मैंने तो वैसे ही आपको याद करने के लिए एक्सप्लेन किया है, कर लेंगे भाई, ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा आता है भाई, ये आपको दिया गया है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। एक्चुअल में ये देखो भाई, ये आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी HPO3, ये आपका HPO3। ये क्या है बोलो भाई, ये मोनोबेसिक एसिड है जो एक H प्लस रिप्लेस कर सकता है, एक H प्लस डोनेट कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करेगा, साइक्लिक पॉलीमर बनाता है। तो साइक्लिक पॉलीमर जब इसमें बनेगा तो क्या होगा, देखो यहां पे ये P डबल बॉन्ड हो, ये OH, यहां पे दूसरा ये O को शेयर करेगा दूसरे ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ, ये यहां पे ऐसे, ये देखो भाई ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक, तो इसके पास कितने रिप्लेसेबल H प्लस है, 3, जैसा कि स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है। तो ये क्या है, ट्राई बेसिक एसिड है, ये 3 H प्लस डोनेट कर सकता है। अब IIT ने एक बार क्या पूछ लिया कि इसमें कितने POP बॉन्ड है, तो आप कितने बताएंगे भाई, यहां पे इसके पास 1 2 और ये 3 POP बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसका क्या है, साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर इसके बाद देखो ये पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बनाता है। कैसे बनाएगा, उसमें सिंपल है, आप क्या करेंगे, यहां पे इसको ऐसे जोड़ते चलो, ऐसे जोड़ते चलो, ठीक, POP बॉन्ड से, और यहां पे ये POP बॉन्ड से, और एक इसके पास OH रहेगा। हर फास्फोरस के पास एक POH बॉन्ड होगा और एक P डबल बॉन्ड होगा। ठीक, समझ आया कि नहीं आया भाई, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, जितनी भी बातें मैंने अभी आपको सिखाई है वो सारी यहां पे लिखी है। जैसे इसने क्या लिख दिया भाई, यहां पे जिस एसिड में पीएच बॉन्ड होगा उसके वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि इसमें 2 पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ये दूसरे जैसे AgNO3 को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा मेटल में। AgNO3 में Ag क्या है, +1 में है, तो H3PO2 क्या करेगा, इसको Ag में रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, दीज पीएच बॉन्ड्स आर नॉन आयनाइजेबल टू गिव H प्लस एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी। मैंने आपको बता दिया पीएच बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ओनली OH बॉन्ड ब्रेक होगा। Only those hydrogen atoms which are attached with oxygen in POH bond are ionizable and cause the basicity। ये मैंने आपको बताई है भाई, जितने H प्लस होंगे तो उसकी उतनी ही बेसिसिटी होगी। जैसे आपने बोल दिया मोनोबेसिक, तो एक ऑक्सीजन के H लगा तो मोनोबेसिक है, तो एक H प्लस रिप्लेस कर सकता है, दो OH प्रेजेंट है तो डाई बेसिक हो जाएगा, ट्राई बेसिक 3 OH में, ऐसा। नेक्स्ट है H3PO3 and H3PO4 are dibasic and tribasic respectively, as the structure of H3PO3 has 2 POH bond and H3PO3 3। ये मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट इसके बाद देखो एग्जांपल 7.9, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। क्योंकि भाई इसके पास क्या है, 2 पीएच बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3PO4। भाई H3PO4 की बेसिसिटी अभी आपने देखा है कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि इसमें 3, बोलो भाई यहां पे 3 POH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहां पे ये 3 H प्लस रिप्लेसेबल है, आयनाइजेबल है। व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। अरे भाई अभी बताया था, H3PO3 को अगर हीट करते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, H3PO4 बनेगा प्लस PH3 बनेगा। यहां पे ये +3 से फास्फोरस +5 में भी जाएगा, -3 में भी जाएगा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ठीक, हो जाएगा याद। अब ये देखो नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें है ना 2 स्ट्रक्चर रह गए, एक तो P4O6 का और एक P4O10 का। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ बना सकते हैं। देखो भाई ये आपका क्या है, ये आपका P4
O6 का स्ट्रक्चर है, P4O6। देख लिया, देखो सब में क्या है, पीओपी ब्रिज बन रहा है, ठीक। तो हर फास्फोरस के पास क्या है, 2 लोन पेयर है, सॉरी 1 लोन पेयर है, ठीक, और 3 पीओ बॉन्ड है, ठीक। अगर आपसे पूछे तो इस पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो भाई 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे ऐसे। अब देखो यहां पे कितने पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 6 पीओपी बॉन्ड में कितने पीओ बॉन्ड हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 12 पीओ बॉन्ड हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ये तो हो गया P4O6 का स्ट्रक्चर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके अलावा एक आता है P4O10 का स्ट्रक्चर। तो P4O10 में आपको कुछ भी नहीं करना, जो P4O6 का स्ट्रक्चर है वहां पे हर फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना दो, ये डबल बॉन्ड बना दो हर फास्फोरस के पास, ठीक। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी भी इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 बॉन्ड पेयर है, तो अभी भी इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक। और पीओपी बॉन्ड कितने हैं, अभी भी इसके पास 6 पीओपी बॉन्ड है। और पीओ बॉन्ड कितने हैं, इन 6 पीओपी बॉन्ड के साथ तो 12 पीओ बॉन्ड हो गए, और 4 ये आ गए आपके डबल बॉन्ड वाले, तो 16 क्या है, पीओ बॉन्ड्स है। बोलो भाई कोई डाउट है क्या, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे ऐसे। सिग्मा बॉन्ड कितने वो काउंट कर लो, 16 तो पीओ बॉन्ड हो गए सिग्मा, और 4 कितने हैं, पाई। तो सिग्मा और पाई का रेशो पूछा जाए तो सिग्मा इसके पास कितने हैं, 16, और पाई कितने हैं, 4, तो 4:1 का रेशो आ जाएगा। कर सकते हैं ऐसे। तो इसमें अगर आपको ये नोट करना कर सकते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई।